गुलामाना ज़हनियत देखिए कि हम कहते हैं महाराज आप देख रहे हैं, आप इससे कैदी नंबर 804 से आप नाला थे, इससे आपको शिकवे थे, इसने आपकी बात नहीं मानी थी। महाराज हमने इसको हटाया ही नहीं, सिर्फ हमने इसको पिंजरे में बंद कर दिया है, हमने उस पर कैमरे लगा दिए हैं, हमने उसको उसकी बैतुल खला और उसके बिस्तर के दरमियान कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी। आपने तो कहा था कि एक थप्पड़ मारो उसको, हम उसका सर कलम करके ले आए। अब बलोच साहब, इससे क्या पाकिस्तान की कोई इज्जत बढ़ती है? केस में भी कुछ नहीं। उसकी एक बार आखिरी बात बता दूं, उसकी वजह यह है, आइन के तहत डी क्लासिफिकेशन करने की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि एक ही अथॉरिटी है। कौन ये फैसला कर सकता है कि ये मेरे हाथ में जो साइफर है ये मैं सारी कौम को दिखा दूं या सिर्फ 5-6 वजीरों को दिखाऊं, उनसे मशवरा करूं? कौन ये फैसला करने वाला है? अगर आप हलफनामे देखें आइन के तहत, जो हलफनामे हैं वजीर आज़म का और वज़राए वफाकी वज़रा का, तो वो सोल अथॉरिटी वजीर आज़म पाकिस्तान की है। अब जो शख्स ये अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है, जो हबीब साहब ये अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है कि मैं इसको, ये एक बड़ा थ्रेट आ गई है एक सुपर ताकत से, मैं अपनी कौम को एतमाद में लूँ, वो आ जाके साइफर बंद, साइफर क्या वो पढ़ देता सारा साइफर भी कैदी नंबर 804, तो उस पर जुर्म नहीं बनता था। सिरे से बनता ही नहीं, सिरे से बनता ही नहीं, बिकॉज उसकी अथॉरिटी है और उसके ओथ में उसने ओथ ही ये लिया हुआ है कि मैं कोई ऐसे मामलात जो मेरी इत्ला में आएंगे और वो जो हसास होंगे उनका मैं उनको अफशा नहीं करूँगा, माँ स्वाए जब मैं समझूँ कि ज़रूरी है। अब इसमें वो अगर ज़रूरी समझता है तो बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात, तोशा खाना। तोशा खाना के बारे में यहाँ वकला भी बैठे हुए हैं, मैं आपको अर्ज़ करूँगा। तोशा खाना के जो इल्ज़ाम है इससे एक बड़ी सिंपल, बड़ी सादा सी बात है। एक डिफेंस होता है जो कि सरकारी महकमों में अगर आप पे इल्ज़ाम कोई लग जाए, फौजदारी कोई किसी किस्म का, आपने फाइल फाड़ दी है, आपने फाइल शेडर में डाल दी है, आपके साथ आपने किसी से रिश्वत ले ली है, तो एक डिफेंस होता है। रिश्वत में तो नहीं लगेगा ये डिफेंस, मैं पहले कह दूं, पर एक आपने ये गलत फैसला किया है, आपने चूंकि गलत बुनियाद रखी है फैसले की, इसलिए जो इमारत जितनी भी साथ सुरैया भी ले जाएं तो वो कज होगी, वो टेढ़ी होगी। तो आप सेक्शन अफसर साहब या आप डिप्टी सेक्रेटरी साहब या आप सेक्रेटरी साहब, आपसे ये शुरू हुई है ये टेढ़ी इमारत और सारा पैसा लग गया रियासत का और आपने टेढ़ी बनाई। वो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 2-3 मुकदमात हैं कैदी नंबर 804 पे, वो उनकी हैयत क्या है? पहला लीजिए साइफर, बड़ा चर्चा है साइफर का। साइफर राज, सरकारी हुकूमती रियासती राज वो अफशा कर दिए, और वो पता नहीं जिस तरह न्यूक्लियर सीक्रेट्स नहीं किसी ने दे दिए हो, राज अफशा कर दिए। अब इसको ले साइफर को। साइफर एक मरासला होता है जो ज़्यादातर फॉरेन ऑफिस और जो वजारत ख़ारजा है उसका तरीका है कम्युनिकेशन का।
उसमें कोड आ जाता है, हर 3 महीने बाद वो कोड बदलते हैं। अगर तो बहुत ही सीक्रेट हो तो इंस्ट्रक्शंस ये हैं फॉरेन ऑफिस की, SOPs ये हैं कि उनको आप वो ख़त अपने हाथ से लिख के किसी से शेयर ना करें, वो साइफर का कोड सामने रखें, और अगर जी की जगह लेट से L आना है या M की जगह T आना है, या शमशाद साहब बहुत बेहतर बता सकेंगे, अगर तो इन्होंने फॉर इंस्टेंस शमशाद साहब को कोई चीन का सदर बुला के कोई ख़ास बात कहता है कान में और इन्होंने पहुंचानी है, तो ये अपने हाथ से लिखेंगे, मशीन से टाइप भी नहीं होगा, बीच में वो टाइपिस्ट भी नहीं आएगा, स्टेनो भी नहीं आएगा। अब ये वैसा साइफर नहीं था, इसमें कोई ऐसी सेंसिटिव बात उस तरह नहीं थी। इसमें ये था कि डोनाल्ड लू एक बड़ा सफारतकार, अमेरिका का सीनियर सफारतकार, उसने पैगाम दिया वज़ीर आज़म को या अपोजिशन को कि अगर आप तो इसको प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं तो हम आपके साथ, हम आपके गुनाह माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर नहीं हटाते तो फिर हमारे साथ से कोई तवक्को ना रखिएगा। और जितनी सिंपल टर्म्स में अपना मुद्दा, हमारा मुद्दा जो है उसको बयान कर दें। पहला है फ़ौजी अदालतें। फ़ौजी अदालतों पे हमारा क्या मौक़िफ़ क्या है? फ़ौजी अदालतों पे मौक़िफ़ ये है, बड़ा सिंपल, बड़ा सादा, कि आइन में तरमीम के बग़ैर लग ही नहीं सकती। आइन में पहले तरमीम करें, जिस तरह 2015 में की गई थी, जनवरी 2015, 16 दिसंबर 2014 को सानिया पेशावर APS पेशावर हुआ था, तो फ़ौजी अदालतों की डिमांड हुई थी, मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, आइन में एक तरमीम लानी पड़ी 2 साल की मुद्दत के लिए कि ताकि फ़ौजी अदालतें लग सकें, क्योंकि इससे ज़ाहिर हुआ कि उस तरमीम के बग़ैर वो रास्ता नहीं मिलता था। आइन ने जो 2 साल के लिए रास्ता दिया, फिर 2 साल के लिए मज़ीद दे दिया, पर वो 4 साल जो फ़ौजी अदालतें रहीं, उनको ये हुआ कि उनमें जब पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमात पेश हुए तो एक ही दस्तखत से चीफ जस्टिस अकरम सेठ साहब ने 153, ये रिपोर्टेड केस है, 153 सज़ा याफ्ता मुजरमों को, फ़ौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता को एक दस्तखत के तहत फारिग कर दिया, बरी कर दिया, और उनके 2 केस रिमांड हुए पर उनकी सज़ाएँ कलअदम हो गई। क्यों? क्योंकि 153 के 153 जो मुजरिम कहलाए थे, उनके सब के इकबाली बयान थे। मुजरिम क्यों ठहराए गए? इकबाली बयान पर, और इकबाली बयान एक ही मजमून था उसमें, हरफ ब हरफ, लाइन ब लाइन, मैं ये इकबाल करता हूँ, और वो सारा उस बुनियाद पे उनको सज़ाएँ हो गई थी, और उसी बुनियाद पर चीफ जस्टिस अकरम सेठ साहब ने वो सारी सज़ाएँ बयक जुम्बिश कलम ख़त्म कर दी। अच्छा, अब इसमें जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि आप आइन में तरमीम कर सकते हैं तो करें, और उसके बाद फ़ौजी अदालतें लगाएं, जैसा 2015 में हुआ। उसके बगैर फ़ौजी अदालतें सिविलियंस को ट्राई नहीं कर सकती। अब दिलचस्प बात यह है कि जो 2015 में उन फ़ौजी अदालतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो काजी फैज़ ईसा साहब, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने ये फ़ैसला दिया, हमारे मौक़िफ़ से भी बढ़ के, कि आइन के तहत ऐसी तरमीम भी नहीं की जा सकती आइन में जो फ़ौजी अदालतों के लिए गुंजाइश बनाए। आइन की तरमीम कर देने के बाद भी फ़ौजी अदालतें आइनी एतबार से उनको तश्कील नहीं दी जा सकती।
और इसकी एक मैं छोटी सी लेकिन वाज़ेह सी मिसाल दे दूँ, फिर मैं फौजी अदालतों से आगे जाऊँगा। सिर्फ एक मिसाल दे दूँ। अदालत के लिए हमारे 20 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। सबसे ज़रूरी जो अहम अंसर अदालत में होना चाहिए वो ये है कि अदालत आज़ाद हो। वो जो शख्स उस अदालत में प्रिजाइड कर रहा है वो आज़ाद हो, उसका कोई स्टेक ना हो, उसका कोई उसको नफ़ा नुकसान का ख़तरा ना हो। अब उसको कोई ट्रांसफ़र ना कर सकता हो, कोई तादीदी कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ ना कर सकता हो, मास्वाए हाई कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के मातहत हो। अब अगर फौजी अदालत में आप देखेंगे तो कर्नल साहब बैठे होंगे। कर्नल साहब को जो हुक्म आएगा ऊपर से उनका तो तरबियत ही ऐसी है कि उन्होंने उस हुक्म को मानना है। उनकी तो तरबियत ही ऐसी है, सो वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। बाई डेफिनेशन देयरफॉर ए मिलिट्री कोर्ट इज नॉट अ कोर्ट बिकॉज द ऑफिसर इन द कोर्ट is presiding in the court is under the discipline not of the High Court. He may be transferred tomorrow from Lahore, where he is presiding over a military court, to Bawalnagar or to Thatta, wherever there is a unit of the Pakistan Army. He can be transferred as a kind of punishment or a rap on the knuckles, ताकि दूसरा उसका जो उसके बाद आने वाला हो वो समझ जाए कि बात बड़े साहब की माननी पड़ेगी, वरना मेरा भी तबादला कहीं बलूचिस्तान में हो जाएगा। तो वो इंडिपेंडेंस का उसमें आंसर ही नहीं है बाय डेफिनेशन। दूसरी बात जो इस वक्त हो रही है, बला का ये जुल्म है कि अदालतें रिहा करती हैं एक कैदी को, वो बाहर निकलता है और उसको पकड़ के फिर अंदर डाल देते। 13 मरतबा शहरयार खान अफरीदी रिहा हुआ है और 14 मरतबा वो गिरफ्तार हुआ है। और इस तरह के दीगर इतने नाम हैं कि मैंने लेना शुरू करूं तो मेरी बात मैं जितना वक्त लेना चाहता हूं आपका वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नाम नहीं ख़त्म होंगे। ये एक बिल्कुल घिनौना मजाक है आइन के साथ, लेकिन सिर्फ आइन के साथ नहीं, ये लगता है, महसूस होता है कि कुछ फैसला हो चुका है कि अदालतों को बेतौकीर करना है, बेवकार करना है। जज कहता है इसको आपने कोई गिरफ्तार नहीं करना, किसी और एजेंसी ने भी नहीं गिरफ्तार करना, किसी ने इसको पास नहीं जाना, और अगर आपने गिरफ्तार करना है तो पहले हमारे पास आएंगे, हमें दिखाएंगे FIR, और हम वो निकलता नहीं, वो दहलीज से पाँव बाहर रखता नहीं परवेज़ इलाही के एक और केस में उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो बेतौकीर करने का, बेवकार करने का ये एक अमल है जिसमें मैं समझता हूँ कि जिस कदर मौके साबिक चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब को मिले, उन्होंने उनसे कुछ हासिल नहीं किया। वरना जिस तरह ये मजमा लेके, जलूस लेके, कंटेनर लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर और जिस तरह उन्होंने नारे लगाए, और अपनी गवर्नमेंट थी उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, उसमें ही नारे लगाए और उनको बाकायदा, मैं वो अल्फाज नहीं लेना चाहता, वो नेट पे है, वीडियो रिकॉर्डेड है, गालियां आप समझ लें बिल्कुल दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खबर नहीं क्यों इतनी दरगुजर से काम लिया कि वो इतने पुरएतमाद हो गए कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 14 मई को इलेक्शन कराओ, लेकिन वो कहते हैं कि हमने नहीं कराने।
14 मई को नहीं, 14 मई क्या है, एक ये लाइन चल गई कि जब हम इस अदालत को ही नहीं मानते तो इसके फैसले को कैसे माने। अब इस तरह तो काम नहीं चलते, इस तरह तो आइन नहीं चलता। पाकिस्तान की सरजमीन को सरजमीन बेआइन बना दिया गया। इट इज़ ए कंट्री विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह इसको फ्लाउट किया जा रहा है, इसका खिलवाड़ बनाया जा रहा है आइन का, और सितम ज़रीफ़ी ये है और यह साहब कि ये 50वीं सालगिरह है कि आइन की 50वीं सालगिरह से हम गुज़रे हैं। 1973 का 2023 में 50वीं सालगिरह थी, 11 अगस्त और 14 अगस्त, एक दिन पास हुई, दूसरे दिन ये दूसरी तारीख पे दस्तखत हुए और उस आइन की 50वीं सालगिरह पे हमने उसको चिथड़े कर दिए। अब एक दो की बातें मुझे यहाँ दोस्तों ने कहा है कि आप ज़रा बता दें।